बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं लेक्चर जो थर्ड है हमारा हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का, वो है नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं हेलो एल्कीन्स, जिसमें क्या होता है हाइड्रोकार्बन जो है उनने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है किससे, हेलोजन से। तो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, CX बॉन्ड, उसका नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट होता है, आयोनिक होता है, पोलर होता है या फिर नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करें CX बॉन्ड की, तो यहाँ पर कार्बन है और हेलोजन है। हेलोजन के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, कार्बन के पास कितने होते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात तो ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो करता है वो करेगा कौन, एक्चुअल में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए करते हैं ना। तो जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि उनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है नहीं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इनका तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन दे तो सकते नहीं है, क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पोलर और नॉन पोलर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पोलर का मतलब होता है जिनमें चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। बॉन्ड 2 एलिमेंट्स के बीच में बनता है, दोनों एलिमेंट्स पे क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। कौन सा, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है चार्ज तो दैट मीन्स वो क्या है, पोलर है। अगर मैं कहूँ नॉन पोलर, तो नॉन पोलर का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये चार्ज है नहीं है, इसका क्या मीनिंग है। देखो बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी 2 एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो किसकी वजह से है, इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से है ना। अब ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब इन दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, सेम हुई, तो वो बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बीच में ही बैठा रहेगा, ना इधर एलिमेंट की तरफ जाएगा ना इस वाले एलिमेंट की तरफ आएगा, तो उस पर चार्ज जनरेट नहीं होगा। पोलर का मतलब क्या होता है, अगर इन बॉन्डेड जो एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्शन जिसकी तरफ होता है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और दूसरे वाले पर पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, मैंने पार्शियली बोला, कंप्लीटली नहीं बोला। अब देखो, यहाँ पर है हेलोजन और यहाँ पर है कार्बन। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन्स की ज्यादा होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, हेलोजन की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस साइड, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से जो ये कोवैलेंट बॉन्ड है वो कैसा होगा, पोलर होगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में कि जो CX बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कोवैलेंट होता है, लेकिन वो भी कैसा होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतनी चीज। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आपको इतना पता है कि जो ये हेलोजन है वो आपके पास 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है वो किस में ज्यादा अच्छे से स्टेबल है, या हम कहें बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, अगर वो बात करें तो हमेशा बॉन्ड जो होता है
वो किस पर डिपेंड करता है? साइज पर। डिपेंड अपॉन साइज ऑफ, यहाँ पर इसकी बात करें तो हेलोजन, ठीक है, हेलोजन, क्योंकि कार्बन तो सेम रहेगा सभी में, हेलोजन चेंज होगा। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नीचे लिख रही हूँ, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो साइज है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब देखो कार्बन का साइज तो सब में सेम रहेगा, सपोज ये कार्बन है आपका, ठीक है, और फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है? इधर फ्लोरीन है। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है एक्चुअल में? वो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस ही तो है, उसी को तो आप बॉन्ड लेंथ बोलते हो, है ना। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ता है? देखो फ्लोरीन है, फिर यहाँ पे इसका साइज तो सेम है, लेकिन फ्लोरीन के बाद आ गया क्लोरीन, तो साइज बढ़ा, ठीक है, उसके बाद साइज थोड़ा और बढ़ा, अगेन साइज और बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन, इसका साइज थोड़ा और बड़ा है। तो इनके बीच की जो न्यूक्लियाई की डिस्टेंस है वो क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? जब साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज होगी। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो कैसे? अरे भाई आप एक रबड़ लेते हो, ठीक है, वो नॉर्मल स्टेज में आपको दिख रहा है, क्या वो जल्दी से टूट जाएगा? नहीं, आप उसको स्ट्रेच करोगे, उसकी लेंथ बढ़ती हुई चली जाती है, जब लेंथ बढ़ेगी तो वो थोड़ा वीक होता चला जाता है ना, और वो क्या हो जाता है? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होने लग जाते हैं तो वो टूट जाता है, फिर इजीली टूट जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी क्या होगी? ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्टेबल भी होगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देना हो तो क्या होगा? हम ये कहते हैं ना HF, सॉरी HF नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे, ये हेलोजन की बात करें ना, CF, फिर हम बात करेंगे CCl, फिर बात करेंगे CBr, देन हम बात करेंगे CI। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और ये इंक्रीज होते ही बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसी से ही नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमने ये देख लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म क्या था और बॉन्ड स्ट्रेंथ की टर्म क्या थी। इसी में एक चीज आती है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो समझो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये डाइपोल मोमेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा 11th के अंदर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ ये भी कह सकते हैं चार्ज बाय डिस्टेंस रेशो, इसी को ही बोलते हैं ना। ये रेशो कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, वही क्या है? उसका डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है उसको इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फैक्टर होता है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा आपने। तो यहाँ पर हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डाइपोल इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार है, ठीक है। आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो इनका क्या होता रहता है? साइज बढ़ता रहता है ना। तो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, वो डिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होती चली जाती है, चार्ज तो सभी पे आपको पता ही है कितना होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से वैल्यू क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है होगी। तो इसका मतलब क्या ऑर्डर आना चाहिए? डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये आना चाहिए कि HF, फिर HCl, HBr एंड HI, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, अभी अभी हम यही तो देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये साइज बराबर लग रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, बनाते टाइम थोड़ा सा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट चेंज हो जाता है,
डाइपोल मोमेंट की जब बात आती है तो ऑर्डर ये आना चाहिए था, बट ऑर्डर क्या आता है, ये आता है कि HF के कंपेयर में HCl का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में यहाँ पर दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि डाइपोल मोमेंट को कम कर देते हैं, और वो क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि इसका साइज जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एकदम जकड़ के रखता है। ठीक है, सेकेंड चीज, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या है, सबसे हाईएस्ट है। अब आप ये कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है इसने इजीली, लेकिन ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करके रखेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो है, साथ साथ में उसका साइज भी तो छोटा है, और जिसके पास साइज छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। हम ये भी कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज बाय डिस्टेंस जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किस वजह से, ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। तो बच्चों ये जो नेचर है CX बॉन्ड का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पहले हम हेलोएल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हेलोएरीन की बात करेंगे। तो हेलोएल्कीन के अंदर अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है फंक्शनल ग्रुप जो है एल्कोहल वो कौन सा है, OH ग्रुप है, राइट। अब अगर किसी भी एल्कोहल की बात करें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही है, साथ में OH ग्रुप होता है। अगर उस OH ग्रुप को किसी हैलोजन से क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, रिप्लेस कर दे, तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हेलोएल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम अल्कोहल के साथ किसी की भी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमेशा क्या देखने को मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो होती है, कौन कौन सी, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होता है। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो मैं एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर OH जो है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होता है ना, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और अगर हम हेलोएल्कीन में हेलोजन्स की बात करें तो वो भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब देखो हम एल्कोहल की किस किस के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं कि हमारे पास हेलोजन्स हेलोएल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर हम इसकी एल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन करा दें, एल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड्स, ठीक है, हैलोजन एसिड्स इसके साथ अगर कराएं तो हमारे पास क्या बन के आ सकता है, हेलोएल्कीन्स। अब देखो कैसे, आपने क्या लिया, यहाँ पर एल्कोहल लिया और उसकी आपने हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करा दी HX, जिसमें HCl, HBr, HI, HF। HF जो होगा उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब भी हम बात करेंगे HCl, HBr और HI की बात करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब हम लेते हैं तो इनमें क्या होगा, सिंपल सा है बहुत ही, क्या
कि यहाँ पर हेलोजन जो है वो OH को रिप्लेस करता हुआ दिखेगा हमें, और यहाँ क्या बन जाएगा RX, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, देखो यहाँ H यहाँ OH, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। समझ आई? अब अगर इसकी हम मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है, ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो H पॉजिटिव आयन पर अटैक करके और सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और फिर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें यहाँ पर ROH, ऑक्सीजन पे क्या है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल की आपने कंडीशन देखी हो, या तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होते हैं या उन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे पहले H पॉजिटिव आयन पर अटैक करेगा, ठीक है, जैसे ये अटैक करेगा या क्या बनेगा ROH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से आया, ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को दिया इसीलिए, क्योंकि H के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव फॉर्म में है ना वो। और फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों लिया ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, और क्या बन गया R पॉजिटिव बन गया। मतलब यहाँ पर अब आपके पास में जो कार्बन है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ किसकी जरूरत है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से इसको डोनेट कर दे। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसको डोनेट करेगा, X नेगेटिव आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो क्या बन जाएगा RX बन जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर दो चीजें नोटिस करनी है, वो क्या, पूरी मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बना कार्बोकैटायन। अब आपको पता है कार्बोकैटायन 3 होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। उनमें से स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। रिएक्शन को समझना अच्छे से, इसीलिए मैंने ये चीज निकाल के और ये अलग से बनाया और फिर मैंने यहाँ पर रिएक्शन दिखाई ताकि आप 2 पॉइंट यहाँ पे समझ सको। फर्स्ट पॉइंट ये, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, तो हमें ये देखना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में से कौन सा बन रहा है, ठीक है, और वो ही ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि आपके पास ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आ जाती है, मैं आपको कराऊंगी भी, जिसमें 1 डिग्री बनता है लेकिन उसको रीअरेंज करके 3 डिग्री भी बनाया जा सकता है, वो मैं आपको कराऊंगी, और ज्यादातर एग्जाम में वही आती है। X नेगेटिव, मैंने अभी X नेगेटिव को बोला कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से दे दे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से डोनेट कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, है ना, तभी तो वो जल्दी से डोनेट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, कम है, तो जल्दी से दे देगा। तो अगर हम बात करें I नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, I नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा RX बन गया आराम से, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इसको दे दिया। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है। आप देखो यहाँ पर आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से अगर हम हैलोजन एसिड की बात करें HI, HBr, HCl, आपको ज्यादातर रिएक्शन इसकी देखने को मिलेगी इन दोनों की कम, इवन इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो बच्चों यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड निकल के आएगा उसमें आयोडीन होगा, और आयोडीन और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, वो स्टेबल ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए आपको ज्यादा रिएक्शन HCl की मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम ने तो ये बताया था आयोडीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, बट जब भी रिएक्शन कराते हैं तो HCl ही दिखाते हैं और बाकी कम दिखाते हैं। तो वो मैंने स्टेबिलिटी बता दी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये फटाक से बना तो ले गए यहाँ पर हेलोएल की, ठीक है। सपोज करो यहाँ CH3I बन गया, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा ना कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी कम होती है वो जल्दी से थोड़ा सा हीट करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको HCl की ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगी, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आपके दो क्लियर हो गए होंगे पॉइंट, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, आपको पता है आपकी बार आपकी टर्म फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे,
मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यूज, तो उनमें ये चीजें आएंगी। ऑर्डर्स की बहुत ज्यादा आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, बच्चे ऑर्डर में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अब मैं इनके एक एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ आपको, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड उसके लिए HCl के साथ रिएक्शन दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। बच्चों मैंने यहाँ पर 3 रिएक्शन लिखी है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कि मिथाइल एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये टर्शियरी एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो अनदर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ऊपर वाला 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब अगर हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हेलोएल्केन्स बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा, हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करानी होगी। मैंने यहाँ HCl ले लिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर OH चला जाता है, हम यहीं पर कंसिडर कर रहे हैं, ये OH चला गया तो सिर्फ CH3 पॉजिटिव बचेगा, राइट। यहाँ पर अगर ये OH चला जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये वाला OH चला जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ 2 डिग्री और यहाँ 1 डिग्री। हमें पता है 3 डिग्री क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, और वो जल्दी से क्या कर लेता है, यहाँ पर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा तो आपके पास कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, स्टेबिलिटी आ गई, वहीं पे आ गई, ठीक है। तो ज्यादा वो रिएक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि स्टेबल हो गया। रिएक्टिविटी कब तक होती रहती है, जब तक उसको स्टेबिलिटी ना मिले, ठीक है। अब यहाँ पर OH जाने के बाद ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया तो ये Cl यहाँ पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास हेलो एल्केन, CH3 कार्बन के साथ Cl लग जाएगा, बन गया, और साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया। ये जो रिएक्शन है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, बट अगर हम बात करें इन दोनों की तो ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें ऐसा कुछ डालना होगा कि वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सके, ठीक है, ब्रेक करने में हेल्प करे ताकि कार्बोकेटाइन बन जाए और यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल हो। तो इसमें हम बच्चों डालते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। ये एक्चुअल में है क्या, एनहाइड्रस ZnCl2 है क्या, ये होता है एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ZnCl2 क्या करेगा, उनको एक्सेप्ट कर लेगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। और जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक, और कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक होते ही जो Cl है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Cl, और यहाँ बनेगा CH3 CH CH3 और Cl। यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आई होप सभी को ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब इसी में एक और रिएक्शन आती है, जो ये आपको 3 डिग्री दिख रही है ना, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करके आते हैं। अब वो देखो वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से देखना है। देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ CH3C, यहाँ पे 3 क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, चौथा भी यहाँ पर है ग्रुप और फिर OH है। बच्चे इसको भी 3 डिग्री बता देते हैं, बस ये देख लेते हैं नियो पोजीशन आ रही है, यानी कि सेकंड कार्बन पर ऊपर नीचे मिथाइल ग्रुप है तो नियो पोजीशन है तो 3rd डिग्री है। लेकिन ये तो देखो जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा बोलते हैं, और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 1 ही तो कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन की बात करें तो ये 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा है, 1 डिग्री है, ठीक है। जब नियो पोजीशन आती है, यहाँ पर आपको नियो पेंटाइल एल्कोहल दिख रहा है ना, तो इस केस के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम HCl डालेंगे तो यहाँ पर ये OH जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, सबसे पहले आएगा CH3C, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, पॉजिटिव आता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना या 2 डिग्री बना या 3 डिग्री बना, ये 1 डिग्री है, लेकिन इसके अंदर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो शिफ्टिंग होते ही इस CH2 पर ये वाला मिथाइल ग्रुप आ गया,
ठीक है, ऊपर वाला इसमें एज इट इज है और ये साइड वाला भी एज इट इज है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाके अटैक करते हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर आपको 3 ही बॉन्ड दिख रहे होंगे और आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे आया ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1-2 शिफ्टिंग होती है मिथाइल ग्रुप की, ठीक है, 1-2 शिफ्टिंग हुई ना, इसको सपोज 1 माना, इसको 2 माना, तो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है, तो 1-2 शिफ्टिंग होती है, या उसको हम रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ रीअरेंज्ड हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप आएगा, या हेलोजन कौन है, Cl नेगेटिव है, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ लग जाएगा Cl, ठीक है। अब इसमें मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ, वो क्या है, अभी ये आपके नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अगर आप ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हो, यहाँ पर आप हेलोजन एसिड को, या आप ये कह सकते हो क्लोरीन दे रहे हो आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपने सनलाइट दे दिया, तो बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये भी 11th में कराया हुआ है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कभी भी ये रीअरेंजमेंट नहीं होता, यानी कि अगर यहाँ ऊपर सनलाइट लिखा हुआ आता तो आपको क्या करना था, ये OH हटा के सीधा यहाँ पर Cl लगा देना था, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर क्लोरीन जुड़ जाती, ना कि सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको बहुत ही क्लियरली नोटिस करना है कि एग्जाम में आपको क्या रिएक्शन मिली हुई है, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लोरीनेशन करा रहे हो सपोज, और सनलाइट है, और यही आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंट। बच्चों के माइंड में वही चीज रहती है, फटाक से रीअरेंजमेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देते हैं, बट रीअरेंज प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तब, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपको सिर्फ यहाँ OH हटाना और Cl लगाना है, बाकी ये चीज एज इट इज रहेगी। क्लियर है, ये बच्चों कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। अभी हम HCl ही ले रहे हैं, अगर हम HBr लेते हैं, यहाँ पर HI लेते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्लोरोएल्कीन बना रहे हैं, वहां पर ब्रोमोएल्कीन बन जाएगा और आयोडोएल्कीन बन जाएगा, बट वो कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके पास एल्कोहल है और उस एल्कोहल में ज्यादातर आप इथेनॉल लेना, ठीक है, क्योंकि मीथेनॉल आपको पता है क्या होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। अब आपको क्या बनाना है, ब्रोमो और आयोडोएल्कीन बनाना है, तो आपको HBr डालना पड़ेगा, यहाँ पर HI डालना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इनको रिफ्लक्स करते हैं, अभी मैं बताऊंगी रिफ्लेक्स का मतलब क्या है। जब आप रिफ्लेक्स करोगे तब यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी से आयोडो एंड ब्रोमो एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, और वो बॉन्डिंग भी टाइट होगी, वो कैसे वो मैं बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी अमाउंट में H2SO4, लिटिल अमाउंट में, ठीक है, H2SO4 भी ऐड करोगे। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, एल्कोहल लेते हो, HBr डालते हो, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी सी अमाउंट में डाल के, और फिर हमें क्या करना होता है, बॉईल करना होता है। ये रिफ्लक्स जो लिखा हुआ आता है, इसका मतलब क्या होता है, हमने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर हमने ये चीजें डाली, पूरा मिक्सचर डाला, ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा सा बॉईल करना होता है, तभी रिएक्शन होती है। तो रिफ्लेक्स में होता क्या है, फ्लास्क लिया, उसके ऊपर कंडेंसर लगाना होता है। अब ये कंडेंसर क्या होता है, ये एक ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है, जो वेपर्स जाते हैं उनको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और जैसे वो कूलिंग प्रोसेस होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो वेपर है वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो पहले तो वेपर बनेंगे प्रोडक्ट के, देन वो लिक्विड, तो उसमें बॉन्डिंग टाइट हो जाती है, मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी रिफ्लेक्स आए तो इसका मतलब आप समझ जाना कि बॉईल किया जाता है, फिर जो वेपर्स बने, स्टीम बनी, उनको ठंडा किया जाता है, तो वो लिक्विड बन जाता है वापस से। तो यहाँ पर
आपके पास में क्या है, ये है, और इसको क्या करना है, Br यहाँ लगा दो, OH बाहर निकाल दो, मतलब H2O, ये बन गया CH3 CH2 Br प्लस H2O। रिएक्शन सिंपल है, वही रिएक्शन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में बनते कैसे हैं लेबोरेटरी के अंदर वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आप लिखोगे CH3 CH2I प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन तो बहुत इजी है, बस आपको रिफ्लेक्स लिखना, रिफ्लेक्स का मीनिंग मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो HI ले रहे हैं, HBr ले रहे हैं, इनकी रिएक्शन अगर आपको करानी है तो रिफ्लेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है आगे कि क्या होता है, HBr जो है या HI है हमें नहीं मिला तो इसको हम बना भी सकते हैं एक रिएक्शन मिक्सचर से। उस रिएक्शन मिक्सचर को हम C2 भी बोलते हैं, C2, ठीक है, SiTO2, वो एक रिएक्शन मिक्सचर होता है। तो उसको, वो रिएक्शन मिक्सचर है क्या एक्चुअल में, यानी कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लें और उसकी रिएक्शन हम KBr के साथ दोनों को क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो उससे क्या बन जाता है, HBr बन जाता है। तो अगर हमारे पास HBr नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल के अंदर लिटिल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में KBr डाल देंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और वो एक रिएक्शन मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है, और उससे फिर क्या बन जाता है, ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे इस केस में करते हैं पोटेशियम आयोडाइड लेके। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट। आप देखो, एल्कोहल की रिएक्शन जब हेलोजन एसिड्स के साथ कराते हैं तब भी हेलोएल्केन बनेगा। और अब कौन सी रिएक्शन है, मतलब एल्कोहल की और हम किस किस के साथ में रिएक्शन कराएं कि हमारे पास में हेलोएल्केन की फॉर्मेशन हो जाए, वो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं, देन ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चे नेक्स्ट आता है कि अगर हम एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन कराएं, फास्फोरस हैलाइड के साथ। ठीक है, एक्शन देखिए फास्फोरस हैलाइड का एल्कोहल के साथ में, तो भी हमारे पास हेलोएल्केन्स की ही फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैं बात करूं, फास्फोरस हैलाइड कौन होते हैं, एक होता है PCl5 और एक होता है PCl3। ठीक है, अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन का ही तो फैमिली का ही तो मेंबर है फास्फोरस, तो ये पेंटा हैलाइड भी बनाता है, ट्राई हैलाइड भी बनाता है। नाइट्रोजन सिर्फ ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाते हैं। ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास में पेंटा और ट्राई हैलाइड्स बने, उसमें क्लोरीन के साथ बना रहा है, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ इजीली आपको PbR3 और Pi3 नहीं दिखेगा। ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनको पहले हम बनाते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर PCl5 और PCl3 दोनों के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे कि मैंने एल्कोहल लिया यहाँ पर और इसकी रिएक्शन मैंने कराई PCl5 के साथ में। ठीक है, 5 क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये फास्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ये हाइड्रोजन HCl के साथ बॉन्डिंग करता है, और एक क्लोरीन ये एल्काइल ग्रुप को मिल जाता है। यानी कि इसमें आपको क्या करना होता है, RX बनेगा, POCl3 बनेगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आपसे पूछी नहीं जाती, इसलिए मैं आपको कराऊंगी, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फास्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ P डबल बॉन्डेड O फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 5 ही देखो, यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, 5 बॉन्ड हो गए। 2 क्लोरीन हट जाती है, एक क्लोरीन HCl के साथ में, एक क्लोरीन एल्काइल ग्रुप के साथ में, ऐसे होता है। अब आती है PCl3 के साथ। अगर आप PCl3 के साथ करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस जो है वो 3 क्लोरीन के साथ ही बॉन्डेड है, इसकी 5 बॉन्डिंग नहीं है, कितनी है, 3 बॉन्डिंग है। अब ये 3 बॉन्डिंग जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर होते हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -3 से +5 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, देखो ये दिख रहा है। जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये इसलिए कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं करता क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे, पहले ही चैप्टर कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि तीनों क्लोरीन रिलीज कर देगा। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, क्या बन जाएगा, RCl बना और साथ में बन जाता है H3PO3, यानी कि फास्फोरस के साथ में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन का मतलब क्या है, OH लग जाते हैं। ठीक है, 3 OH लग जाते हैं, यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ भी 3 लगा दो, ये बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है,
तो PCl5 के साथ कराओगे तो POCl3 बनता है, ये एल्काइल हैलाइड तो बनेगा। अगर PCl3 के साथ कराते हो तो यहाँ पर ये था फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। H3PO4 जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये होता है फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया, अगर ब्रोमीन और आयोडीन अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, आपके पास जो ये है PBr3 और PI3, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो ये आपको डायरेक्ट ये नहीं मिलेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, इनको बनाना पड़ेगा। इनको हम बनाएंगे कैसे, जो फॉस्फोरस होता है ना, ये 3 टाइप का होता है, एक व्हाइट होता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक फॉस्फोरस होता है। तो जो रेड फॉस्फोरस होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो रेड फॉस्फोरस क्या करेगा, P4, ठीक है, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है। तो P4 है, यानी कि जो रेड फॉस्फोरस है वो क्या करता है, रिएक्ट करेगा। ठीक है, और वो क्या बनाएगा, PBr3 और PI3 की फॉर्मेशन करेगा, और फिर हम इनकी रिएक्शन करा देंगे अल्कोहल के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेलोजन, मैंने यहाँ X लिखा, आप Cl लिख देना, तो हमारे पास हेलोजन क्या आ जाएगा, Br और I। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये छोटे क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, बाई चांस ऑब्जेक्टिव MCQs में आ जाए तो आप ये बता सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है या नहीं है, और डायरेक्ट ये रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि ये ऐसे मिलेंगे नहीं इस फॉर्म के अंदर, इनको पहले बनाना पड़ेगा। तो बनाना मैंने आपको बता दिया है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनाना है। सिंपल सा है, ब्रोमीन रेड फॉस्फोरस लेना और उसके अंदर अगर आप ब्रोमीन डाल दोगे और आयोडीन डाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राई हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन को फिर आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से आप पहले ये बनाओगे, फिर उसके बाद एल्कोहल के अंदर डालोगे, तब आपके पास में यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमो एल्कीन और आयोडो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की एल्कोहल और किससे रिएक्ट कर सकता है। देखो बच्चों, अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो एल्कोहल अगर थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे तो भी बना सकता है, क्योंकि क्लोराइड हेलोजन ग्रुप आ गया ना। ठीक है, थायोनील क्लोराइड क्या होता है, SO2Cl2 होता है। ये बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, वो देखो कैसे, यहाँ पर आपके पास एल्कोहल है और इसकी हम किसके साथ करा रहे हैं, थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड होता है S, आपके पास में ऑक्सीजन 2 है तो ये क्या होता है, S डबल बॉन्डेड O और यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर डबल बॉन्डेड, आपको एक टाइप से यहाँ पर SO2 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, यानी कि ये क्या करता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, एक HCl रिलीज हो जाएगा, SO2 रिलीज हो जाएगा और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। RCl प्लस क्या बनेगा, SO2 एक गैस होती है, प्लस HCl, ये भी एक गैस फॉर्म में रिलीज होगा, आपको यही एक लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके पास हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत ही सिंपल, आपने ये क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। अब देखो, क्या ये अकेला डालने से रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, इस R और O यानी कि C और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको पिरिडीन भी डालना पड़ेगा। जैसे मैंने एक में पहले भी बताया था, एनहाइड्रस ZnCl2 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल में डालते हैं ना, यहाँ पर अब जब आप पिरिडीन डालोगे ना तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये एज अ कैटलिस्ट का काम करेगा यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो थायनिल क्लोराइड से भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। आप बच्चों जब भी एग्जाम में ऐसे करके आते हो ना तो सेकेंड इसकी रिएक्शन दिखाना, R इज इक्वल टू क्या है पर एल्काइल, CH3OH CH3CH2OH, आप ऐसे करके करोगे तो भी ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अभी तो आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिएक्शन ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही बच्चों। इसकी जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टेक केयर।